Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing the very important chapter, that is a motion in a plane. And so far we had discussed almost all the topic. Only one topic is still left, that is a uniform circular motion. Friends, before starting uniform circular motion, let us discuss some more numericals. लास्ट दो लेक्चर से प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी आज हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, कम टू द न्यूमेरिकल. ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का 8th हमने लास्ट में डिस्कस किया था, 9th पे डिस्कस किया था. कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन पे आ जाओ. On an open ground, uh, on an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by angle 60° after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third turn, sixth turn, and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. देखो ये क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, मतलब वेक्टर के कंपोनेंट लेके सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा. इसको अगर इजीली सॉल्व करना है तो पूरा ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा. अगर हम ये क्वेश्चन को वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में करेंगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये ग्राफिकली बहुत ही इजीली हो सकता है. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है. तो क्वेश्चन ऐसा है, एक मोटरिस्ट है, वो 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वो 60° टर्न लेता है. लेफ्ट हैंड, उसके खुद के लेफ्ट साइड वो 60° टर्न लेता है आफ्टर एवरी 500 मीटर. तो फ्रेंड्स, उसका ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं. तो आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आपको ऐसा लिखना है कि भाई वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड. वी विल टेक द स्केल एज अ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. तो आपको क्या करना है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. 1 सेंटीमीटर स्केल का मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. तो सबसे पहले आप एक काम करते हो, ये सपोज कि मैंने 5 सेंटीमीटर का एक एरो मैंने ड्रॉ किया. मतलब मेरा जो मोशन, मेरे जो मोटरिस्ट है उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है उसका मोशन. अज्यूम कर लेते हैं सब. तो ये मोटरिस्ट का मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट ए है. अब यहाँ पे 500 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर बी पे, मतलब उसका खत्म. अब वो क्या करेगा, अब वो खुद के डायरेक्शन, जो उसका खुद का जो डायरेक्शन है उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे 60° एंगल बना के आगे बढ़ेगा. तो मतलब अब क्या होगा कि उसका 60°, देखो ये 60° मैंने टर्न, उसका 60° पे मैंने उसको बेंड किया. तो वापस से 5 सेंटीमीटर का एक आप डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करो.
वापस से क्या करोगे आप, उसके जो खुद का डायरेक्शन है, वो जो खुद डायरेक्शन जो जा रही है उसकी, ये जो उसकी खुद की डायरेक्शन है, वापस से उसी डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री उसको बेंट मारो। तो ऐसे करते जाओ, 5 सेंटीमीटर आपके पास वो ये एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो है ना आपके पास, जो एंगल मेजरमेंट करते हो आप? यस सर, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर। हाँ, वो प्रोटेक्टर के साथ द्वारा आप कर सकते हो ये। तो वापस से क्या करना है आपको, 60 डिग्री, मतलब ऐसे एवरी टाइम उसके जो खुद के डायरेक्शन है उससे 60 डिग्री आपको बेंड करना है। तो एवरी टाइम यू नीड टू डू द सेम प्रोसीजर। अब ये उसका खुद का ये डायरेक्शन है अभी, वापस से मैं क्या करूंगा, इससे 60 डिग्री वापस से बेंड मारूंगा। तो ऐसे करते जाएंगे, वापस से 60 डिग्री बेंड मारेंगे। तो मतलब ऐसे 60 डिग्री बेंड मारोगे तो एक्चुअल में एक हेक्सागोन फॉर्म होगा। तो उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा, एवरी टाइम 60 डिग्री का आपको उसका एक्चुअल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री आपको उसको घुमाना है। तो ये उसका सबसे पहला वाला टर्न है, ये दूसरे वाला टर्न है, ये तीसरा टर्न है, ये फोर्थ टर्न है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, वापस से ये मोशन कंटिन्यू है, ये सेवंथ टर्न है, ये एथ टर्न है, ये नाइन्थ टर्न है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको थर्ड, सिक्स्थ एंड एथ टर्न पे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट्स को एंड पॉइंट से मिलाना है। तो थर्ड टर्न यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो थर्ड टर्न है उसको मैं कनेक्ट करूंगा, और अब मैं क्या करूंगा, स्केल के द्वारा, मेजरिंग स्केल के द्वारा इसका ये लेंथ में मेजर करूंगा। सपोज के ये जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, सपोज। तो मतलब क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? करण, एनी यू वांट टू आस्क एनीथिंग करण? करण? 1000। ओके, सो इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए है, थर्ड टर्न का जो पोजीशन है, थर्ड टर्न का जो पोजीशन है वो नंबर 3 वहां पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि पॉइंट ए को पॉइंट सी के साथ, पॉइंट डी के साथ मैं कनेक्ट करूंगा, ए बी सी डी ई एफ। तो थर्ड टर्न के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा एडी। और पता नहीं मुझे, बट सपोज कि अगर ये हमारा जो एडी है वो 10 सेंटीमीटर मिलता है, तो उसका मतलब क्या करना का है आपको, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऐसा सोच सकते हैं आप? 1000 मीटर, 1000 मीटर। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। सो 10 सेंटीमीटर मतलब 1000 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड पाथ लेंथ कितना होगा उसका? 500 पाथ लेंथ कितना होगा? 1500। तो दैट विल बी अ 1500। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ये थर्ड टर्न की बात थी। अब सिक्स टन की बात है, तो सिक्स टन तो जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे सिक्स टन हो रहा है, तो कोई मुझे बताएगा सिक्स टन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। 0। सिक्स टन पे 0। उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और पाथ लेंथ कितना होगा एट दैट टाइम? 3000। हाँ, 3000 मीटर, वेरी 1000 मीटर। ऑब्वियसली 3000। और एथ टन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एथ टन आएगा। तो एथ टन के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, वापस से आप क्या करोगे कि स्केल लेके ये इसको मेजर करोगे, एथ टन यहाँ पे हो रहा है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन मिला दो, तो स्केल के द्वारा इसको मेजर करो। मुझे पता नहीं है, बट सपोज के 8.5 आ रहा है, सपोज के 8.5 आ रहा है, इसका मतलब क्या करने का है आपको? वो आई थिंक 750 आएगा, सपोज के वो 750 आ रहा है, 750 समथिंग, 800। एट 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 आपको एट एट जो मिलेगा वो 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 8 सेंटीमीटर मिलेगा। तो मतलब 800 के मतलब उसका जो भी मिले उसको मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर करना है आपको। इज दैट क्लियर? और तो आपको मिल ही जाएगा, 500 + 500 मतलब 1000। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से करोगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। खाली आपको एक बार ये स्केल लेके और वो जो एंगल मेजरिंग डिवाइस है उन दोनों को मिला के ये पूरा मतलब एक बार करना पड़ेगा। अदरवाइज आफ्टर दैट इट विल बी अ वेरी सिंपल। और दूसरा मेथड है वो कंपोनेंट वाला मेथड है, तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो उसकी वो मेथड हम नहीं करेंगे, ये ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक मैंने करवा दिया होगा, राइट? एम आई राइट? 11 करवा दिया था लास्ट टाइम? No, sir. Last time तो नहीं Yes, करवाया। sir. हाँ 11 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। 12 अभी नहीं करवा रहा हूं मैं, 13 पे आ जाओ। A man can swim with the speed of 4 meter per second in a still water. How does he take to cross a river of 1 kilometer wide if the river flows steadily at the 3 kilometer per hour and he makes his strokes normal to the river current? How far down the river does he go when he reaches the other bank? अच्छा, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सर ऐसा सब आपने जेडब्ल्यू में करवाया था, जेडब्ल्यू वाले लेक्चर में। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा अलग है, इससे थोड़ा अलग है। इस टाइप का मैंने करवाया था बट वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो ये है ना, रिवर फ्लो हो रही है। ओके। और जो बंदा है वो नॉर्मली उसने उसने उसका जो स्ट्रोक है वो नॉर्मली स्टार्ट किया है। मतलब उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, उसको जाना है एग्जैक्टली सामने जाना है। तो उसने ही वाज नॉट स्टडीड फिजिक्स, सो ही हैड स्टार्ट नॉर्मली। उसने क्या किया कि नॉर्मली मूव होना स्टार्ट किया। तो क्या वो एग्जैक्टली नॉर्मली पहुंचेगा? No, sir. No, sir. Right side. No. बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ रिवर, बिकॉज ये रिवर स्ट्रीम के द्वारा उसको जो जहाँ पे पहुंचना है उससे वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, कुछ और जगह पे पहुंचेगा। क्या ये आपको समझ में आया पहली बात? Yes, sir. तो वही तो फाइंड करना है कि वो कितना दूर पहुंचेगा, जैसा जहां पे उसको पहुंचना है उससे वो कितना दूर पहुंचेगा, वही तो फाइंड करना है। अब मुझे ये तो दिया है कि ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर है। और ये भी दिया है कि जो इन द स्टील वाटर द पर्सन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो स्टील वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर है और जो रिवर का जो करंट है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके। तो एक काम करता हूं मैं ना, मेरा ये नॉर्मल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर है और जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक काम करूंगा कि नॉर्मल डायरेक्शन का जो मेरा वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस मुझे जो ट्रैवल करना है वो 1 किलोमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टाइम फाइंड कर दूंगा। तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भैया? Distance upon time. Just upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो टाइम फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन मुझे स्पीड करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो डिस्टेंस ट्रैवल नॉर्मल जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो कितना है? 1 kilometer. मीटर। और उसके लिए जो नॉर्मल स्पीड है वो कितना है? 4 4 किलोमीटर। kilometer. तो फाइनली क्या होगा भैया कि ये हो जाएगा 1/4 आवर। मतलब के उसको ऐसे ही रखते, चलो 1/4 आवर। अब
ये मुझे टाइम मिल गया। अब उसी टाइम पे आप एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल मतलब डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, in the direction of water stream। तो वो मेरे लिए बी सी है। तो ये बी सी इज इक्वल टू वंस अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस जो जहां पे उसको पहुंचना था उसके बदले वो कितना दूर पहुंचेगा, तो उसको मुझे, मैं उसको है ना एक्स बोल देता हूँ। तो ये एक्स इज इक्वल टू स्पीड कितना है स्ट्रीम का 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1/4 आवर। तो ये 0.75 किलोमीटर मतलब उसको जहाँ पे पहुंचना है वो उससे 750 किलोमीटर दूर पहुंचेगा। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस द रिवर, मतलब टाइम कितना लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा वो पहले मैंने फाइंड कर दिया, नंबर 1 क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार डज ही रीच एट द अदर बैंक। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट इट कैन ही कैन रीच। तो वो भी मैंने फाइंड कर दिया। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस। अरे वाटर स्टील नहीं है पर। नहीं नहीं, वो तो ऐसा दिया हुआ है कि अगर स्टील वाटर होता तो उसका वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर होता, ऐसा लिखा हुआ है। वाटर थोड़ी ना स्टील है, वाटर तो लिखा हुआ सर रिवर फ्लो स्टेडीली एट अ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टील वाटर हाँ हाँ। क्या हुआ कि उसका खुद का अगर कोई वाटर का कोई वेलोसिटी नहीं है तो ही कैन स्विम विद द वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। बट एक्चुअल में मुझे कोई बताएगा इसमें वाटर में जाने के बाद उसका उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी? 7 पूछा नहीं 5 है बट अगर पूछते हैं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इनसाइड द वाटर तो वो 5 किलोमीटर पर आवर आता। कैसे सर? ये रहा ना, ये 5 था वो। 3 है ये 4 है, तो इसका 5 हो जाएगा ना रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आ जाएगा, देखो ओके। 5 था। और सर बीसी क्या है, एक बार समझोगे क्या? हाँ मतलब उसको लगता था कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, बट बिकॉज ऑफ द वाटर स्ट्रीम वो यहाँ पे सी पे पहुंचेगा वन प्लेस ऑफ बी, उसको यहाँ पे वो पहुंचना था बट वाटर स्ट्रीम के द्वारा वो यहाँ पे पहुंचा। उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था ना, तो अगर फिजिक्स पढ़ा होता तो उसने क्या कहाँ से स्टार्ट किया होता, उसने इस साइड से स्टार्ट किया होता तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे पहुंचना था वहां पे पहुंच जाता। ओके। बट वही तो क्वेश्चन है कि वो कितना दूर पहुंचेगा अपने खुद के डेस्टिनेशन से। तो खुद के डेस्टिनेशन से 750 किलोमीटर दूर पहुंच 750 मीटर दूर पहुंचेगा। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट अंडरस्टूड नाउ? यस सर। हेत प्रजापति, हेत यस सर। 7 किलोमीटर पर आवर लिखा रिजल्टेंट। हाँ सर, वो पता नहीं चला कौन सा लेने का। नहीं वो 7 तो ले ही नहीं सकते ना, बिकॉज वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन हुआ। वेक्टर का जो अलजेब्रा है वो अलग ही है, आप उसको डायरेक्ट दो वेक्टर को आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। 4 है दूसरे का 3 है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि 7, वेक्टर का अलजेब्रा ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके कुछ रूल्स है। तो वैसे तो यहाँ पे पाइथागोरस से ही पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ पे तो पाइथागोरस से ही पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका वैल्यू 5 किलोमीटर पर आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस। अच्छा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अगर टोटल डिस्टेंस पूछते हैं, अगर वो स्विमर का टोटल डिस्टेंस पूछते हैं, हाउ मच द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्विमर, तो कितना आएगा? ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है और ये कितना मिला था मुझे? 3। 50। तो अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो क्या आएगा रूट में 1 स्क्वायर मतलब 1000 स्क्वायर प्लस 750 स्क्वायर। तो अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, ये रहा, ये 750। सर 750 का मीटर था ना सर? हाँ वो मतलब वो 1000 मीटर आएगा ना।
750 मीटर मतलब 0.75 किलोमीटर। तो अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर मतलब 1.25 किलोमीटर 1250 मीटर्स आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So let's discuss the last topic of the chapter, that is the uniform circular motion. Friends, सर आपकी आवाज कट रही। अभी आ रही है lag क्या मेरी आवाज? अभी अभी बराबर है? Yes, sir. बराबर। Okay. So friends, uniform circular motion is a very important, because ये जो टॉपिक है वो बहुत बार फ्यूचर में आने वाला है। फ्रेंड्स, हमने ये चीज तो कर दिया है, हमने ये चीज का डिस्कशन ये तो कर दिया है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पहली बात कि यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है, किसको बोलते हैं। पहले बात तो ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। तो इफ एनी पार्टिकल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है फ्रेंड्स? स्पीड। उसका स्पीड यूनिफॉर्म है। सो इफ एनी पार्टिकल परफॉर्म द यूनिफॉर्म मोशन विद द perform the circular motion with the uniform speed, then it is said to be a uniform circular motion. तो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल का जो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट रहता है। बट फ्रेंड्स उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली वेरी होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है बट सर्कुलर मोशन में उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है। तो हमको पता है कि इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसे होता है, याद करो। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है आइदर इस मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन और बोथ, तो एक्सेलरेशन तो लगेगा ही, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। तो हमको पता है कि इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस एक्सेलरेशन कैसे लगेगा। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें ये चीज डिस्कस हुआ था। जीरो नहीं, जीरो तो फिर देखो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब तो क्या हुआ कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे तो उसका मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो हमने डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स कि अगर वेलोसिटी का एवरेज है। नहीं 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 नहीं, आप भूल गए वो क्वेश्चन। देखो मैंने बताता हूँ, यहाँ पे ये रहा ये क्वेश्चन। हमने 3 केस डिस्कस किए थे और कौन से केस में क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस किया था। ये रहा, देखो ये रहा क्वेश्चन कि अगर ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो आइदर थीटा 0 या 180 होता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बट अगर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ है तो ऑन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ओनली द डायरेक्शन विल गोइंग टू चेंज, नॉट द मैग्नीट्यूड। तो फ्रेंड्स ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब कि देखो वेलोसिटी का कुछ तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। और हमने पढ़ लिया है कि इस टाइप के सिचुएशन में एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो वो चीज हमने डिस्कस कर लिया है। ये याद आ रहा है कुछ फ्रेंड्स? यस सर, वो प्लेनेट का एग्जांपल दिया था सर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज द सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, देन दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड v
इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। देखो कोई एक देखो यहाँ पे कोई सर्कुलर ट्रैक हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं और उसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो v है और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है। Let r and r dash be the position vector of and v dash are the velocities of the object when it is at the point p and p dash। देखो मैं थोड़ा फिगर को थोड़ा मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके मैं ही फिगर ड्रॉ करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके चलो कोई मुझे बताएगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है, कोई बताएगा मुझे? वर्टिकल। टेंजेंशियल अरे वर्टिकल। अरे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा नहीं होता है। टेंजेंशियल हाँ टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल। अब बराबर है। तो ये वेलोसिटी नंबर v एंड ये हो जाएगा v डैश। ओके सो अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट p और यहाँ पे ओरिजिन है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने r अज्यूम कर दिया है। यहाँ पे पॉइंट p डैश हम अज्यूम कर रहे हैं और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने r डैश अज्यूम कर लिया है। यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो v है और यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो v डैश है। हम ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि v इज नॉट इक्वल्स टू v डैश। v इज नॉट इक्वल्स टू v डैश बिकॉज उसका डायरेक्शन अलग अलग है, बट डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ v and magnitude of v dash both are same and I am assuming that both are v। अब फ्रेंड्स कोई मुझे बताएगा कि ये वाला जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर नहीं 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 गलत। रिजल्टेंट वेक्टर। अरे नहीं यार, ये मैंने इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन के साथ कनेक्ट किया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको Yes, sir. सपोज के यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर r एंड r डैश के बीच में एंगल थीटा है तो देखो r के परपेंडिकुलर v है एंड r डैश के परपेंडिकुलर v डैश है। तो फ्रेंड्स ये दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल कितना होना चाहिए? अगर ये बीच में एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ओके ये जो वेक्टर v है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये रहा मेरा वेक्टर v। तो ये रहा हमारा वेक्टर v और ये रहा हमारा वेक्टर v डैश। मैंने दोनों को एक ही पॉइंट से कनेक्ट, दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया। फ्रेंड्स सोचो अगर r का परपेंडिकुलर v है, r डैश का परपेंडिकुलर v डैश है, तो अगर r एंड r डैश के बीच में एंगल अगर थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर फ्रॉम द एनालॉजी वी कैन से कि दोनों के परपेंड 90 डिग्री रोटेशन दे दो, 90 डिग्री रोटेशन दे दो। तो r को 90 डिग्री रोटेशन दोगे तो v हो जाएगा, r डैश को 90 डिग्री रोटेशन दोगे तो v डैश हो जाएगा। बट दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। और ये जो होगा ये हमारा जो वेक्टर है वो, अब और एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एनालॉजी और आपको एक अप्लाई करना है। फ्रेंड्स देखो r का परपेंडिकुलर v है, r डैश का परपेंडिकुलर v डैश है, तो डेल्टा r का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? डेल्टा v। डेल्टा v। तो ये हमारा हो गया डेल्टा v। तो ये एनालॉजी सेट हो रही है तो ये डेल्टा v ही होगा। दैट इज इक्वल्स टू, आप अगर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये v डैश माइनस v ही है।
अगर ट्राइंगल लॉ आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका। देखो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस वन। तो सर अगर ये परपेंडिकुलर वाला नहीं पता चला। हाँ देखो, चीज ऐसी होती है कि सर्कल का टेंजेंट होता है ना, वो ऑलवेज उसके रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। पहले ये रूल है, दिस इज द रूल कि टेंजेंट ऑफ सर्कल इज ऑलवेज, ये आपको टेंथ में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो ये याद रख दो, मैंने बताया तो सही है। यस सर, पढ़ा है। टेंजेंट ऑफ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हाँ सर पढ़ा है। ओके, तो ये रूल है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर आर डैश दोनों का मैग्नीट्यूड तो रेडियस ही है। अब एनालॉजी क्या है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट पी के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर है, और हमको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमको पता है कि भाई टेंजेंट तो ऑलवेज रेडियस से परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आर इज परपेंडिकुलर टू वी, ओके, एंड सिमिलरली आर डैश इज परपेंडिकुलर टू वी डैश। चलो ये समझ में आया अभी, देखो तो। यस सर, आ गया। तो उसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं, तो फिर इसका एनालॉजी अगर आगे बढ़ाते हैं तो डेल्टा आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर। परपेंडिकुलर टू डेल्टा वी। डेल्टा वी। तो वो दिख रहा है, देखो वो बाजू के सेकंड फिगर में वही दिख रहा है, देखो आप डेल्टा वी आप देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली डेल्टा आर के परपेंडिकुलर ही है, देखो ये परपेंडिकुलर ही जा रहा है, देखो। इज दैट क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आया अभी? यस सर। एंड वन मोर, यस सर। नंबर वन, ये एनालॉजी नंबर वन। नंबर टू, if angle between vector r and vector r dash is theta, then angle between इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन कौन है, तो भाई v एंड v डैश है, तो इज ऑल्सो इज मस्ट बी दैट एंगल बिटवीन v एंड v डैश मस्ट बी थीटा एज वेल। तो क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स, ये दो चीज? सर अब ये पता चला सर अगर ये क्वेश्चन क्या सर पता? अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये फिगर सर अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आप ये आपकी नोट्स वाली फिगर ड्रॉ करनी है कि आपने जो फिगर ड्रॉ की वो दोनों वाली सेम ही ड्रॉ है, करनी दोनों फिगर सेम ही है। नोट्स वाले फिगर में खाली थोड़ा ही पार्ट, मतलब इतना, नोट्स वाले जो फिगर है ना उसमें इतना ही पार्ट दिया हुआ है, आधा ही पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट मतलब ये पार्ट नहीं दिया है नोट्स वाले फिगर में, ये पार्ट नहीं दिया है, बाकी सेम टू सेम ही है? है। हाफ सर्कल ही दिया है। हाँ, पूरा सर्कल नहीं दिया, थोड़ा ही, जिसका काम है वही वही बताया हुआ है और कुछ नहीं, बाकी वही फिगर है। ओके, और सर ये जो परपेंडिकुलर में आपने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो हमको शो के लिए किया है कि हमको ड्रॉ करना है? नहीं नहीं नहीं, वो करना है, उसका रीजन क्या है वो अभी आपको पता चलेगा, 2 मिनट में चला के पता चलेगा आपको। वो ऐसा ही नहीं ड्रॉ किया हुआ है, उसका काम है, उसका बहुत बढ़िया काम है, वो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या काम है उसका, वो करना है। ये क्यों करना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ ये इसको ओ पी पी डैश बोले ना, तो उसके मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी। क्या नाम दे इसके कुछ, चलो ना क्यू जेड। ए बी सी ही दे देते, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो अब ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म स्पीड v इन द सर्कल ऑफ द रेडियस r as shown in figure. Since the velocity of the object is changing continuously, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, in the direction the object undergoes the acceleration. देखो कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेटेड मोशन है। Let r and r dash be the position vector and v dash are the velocity vector when the position is p and p dash as shown figure. ये पता चला। Now velocity at a point is along the tangent at the point the direction of the motion. The velocity v and v dash are shown and delta v is obtained in the second figure by the triangle law. Okay.
फिर क्या लिखा है, हाँ देखो अब ये जो लिखा है वो आपको समझना है। चलो फिगर का डिस्क्रिप्शन सब कुछ खत्म हो गया। अब ये जो मेन स्टेटमेंट है वो अब स्टार्ट हुआ। सिंस द पाथ इज सर्क्यूलर, v is perpendicular to r, and so that v dash is perpendicular to r dash, therefore delta v must be perpendicular delta r. Since the average acceleration is along the direction of the change in velocity, देखो आपको पता है कि acceleration का direction कौन सा होता है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो आप देख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कौन से कहां पे जा रहा है। अब ध्यान से देखो तो ये डेल्टा वी का डायरेक्शन कहां पे जा रहा है, सर्कल के सेंटर में। सेंटर पे जा रहा है। तो वही तो बात है कि डेल्टा, देखो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, आपको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो डेल्टा वी के मतलब चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। बट ये चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो सर्कल के सेंटर पे जा रहा है। तो इसी के वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर, उसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो सर्कल के सेंटर पे जा रहा है, तो उसी उसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स भी मैं बोल सकता हूं, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू द एक्सेलरेशन। तो व्हेनेवर, इसका मतलब ऐसा हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। वाइस वर्सा हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाना है आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपको सर्कुलर मोशन करवाना है तो उसके ऊपर आपको टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगाना पड़ेगा उसके सर्कुलर पाथ के, तो ही वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सर्कुलर मोशन देख लो, कोई भी, तो आप डेफिनेटली फाइंड करोगे कि टुवर्ड्स द सेंटर कोई ना कोई फोर्स है। जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन के तरफ, सन इज इन द सेंटर, तो अर्थ के ऊपर सन तरफ मतलब सन के तरफ मतलब सेंटर के तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द मून एंड दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के द्वारा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है। तो ये प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रैक्टिकली देखा और थ्योरेटिकली भी देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होता है और वो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसके सर्कुलर पाथ के सेंटर पे होता है। वाइसे वर्सा, इसके उससे उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर आपको सर्कुलर मोशन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके सर्कुलर मोशन के सेंटर पे आपको एक फोर्स डालना पड़ेगा, तो ही वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो क्या यहां तक समझ आया आपको, ये चीज समझ में आई आपको? यस सर, Yes, sir. यस सर। आपको ये पता चल गया कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। चलो ये चीज समझ में आई। अब मुझे उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो अब मैं है ना मुझे ये पता है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो मुझे ये पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मुझे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है आप उसको देख सकते हो तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। आपको ये देखना है कि ट्राइंगल ओ पी पी डैश को देखना है और ट्राइंगल एबीसी को देखना है। कंसीडरिंग द ट्राइंगल, अब मैं फॉर्मुलेशंस करता हूं। मैंने सबसे पहले क्या प्रूव कर दिया
कि सबसे पहले मैंने ये प्रूव कर दिया कि पहले मैंने फिगर का डिस्क्रिप्शन किया, उसके बाद मैंने ये प्रूव कर दिया कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। अब इसके द्वारा मैंने ये बोल दिया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसके ऊपर वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अब वो एक्सेलरेशन का मुझे फॉर्मुलेशंस करना है, तो अब देखो मैं कैसे करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ओके, तो ओके, फ्रेंड्स, consider triangle OPP dash and triangle AB and C। तो क्या फ्रेंड्स ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि OP का जो मैग्नीट्यूड है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द OP डैश, क्या ये दोनों सेम है? OP का मैग्नीट्यूड भी रेडियस है, OP डैश का भी रेडियस ही है, क्या ये दोनों सेम है फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। मतलब ये दोनों ट्रायंगल में एक टाइप के एनालॉजी है कि भाई दो साइड सेम है। OPP डैश में देखो तो OP एंड OP डैश दो साइड सेम है और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। और ABC में भी आप देख सकते हो कि वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड वेक्टर AC। वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, यस सर। तो स्पीड जितना है, और उन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही है। तो फ्रेंड्स दो साइड सेम है, उन दोनों के बीच में एंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल में ये चीज कॉमन है कि दो साइड सेम है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो क्या Congruent. आपने साइड एंगल साइड थ्योरम कुछ पढ़ा हुआ है? Yes, sir. Congruent triangle. SAS। हाँ, तो ये जो होगा वो एनालॉगस, या उसको बोलिए दोनों ट्रायंगल को हम इक्वल ट्रायंगल या एनालॉगस ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एनालॉगस है तो उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई उसका जो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, मतलब PP डैश डिवाइड बाई OP। तो यहाँ पे भी मैं क्या सकता हूँ, PP डैश के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, BC। BC। PC. अपॉन क्या करना पड़ेगा मुझे, AB। AC. अब AB की भी कह सकता हूँ, AB कहना, AC कहना पड़ेगा, सही बात है, OP के रिस्पेक्ट में AC है। अच्छा चलो मुझे बताओ ये PP डैश का वैल्यू कितना है? Delta R. डेल्टा आर का देखो ट्राइगोनोमेट्री में कभी भी वेक्टर नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। और OP का मतलब क्या होगा, क्या मैं आर लिख सकता हूँ? सर कैसे? Yes. Yes. Sir, ये trigonometry. क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो BC के बदले में क्या Yes, sir. लिखूं? डेल्टा V। डेल्टा V। और AC के बदले में क्या लिखूं? V। वेक्टर V। Very good. ये बोलो बोलो क्या पूछना है? सर ट्रिगो में वेक्टर नहीं आएगा? अरे ट्रिगोनोमेट्री में कभी भी वेक्टर नहीं यूज कर सकते, आपको उसका मैग्नीट्यूड ही यूज करना होता है। ट्रिगोनोमेट्री में कभी भी वेक्टर आप यूज कर ही नहीं सकते। ओके सर। का मतलब क्या होगा, साइड लेंथ, उसका खाली लेंथ लेना है आपको। ओके ओके सर। ओके सर। तो अब मेरी मैं ना डेल्टा V को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाता हूँ। तो डेल्टा V को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो तो क्या हो जाएगा, ये V बाई आर डेल्टा R हो जाएगा फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? देखो तो Yes, sir. सर नाउ, पता नहीं चला। अरे डेल्टा V को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया और कुछ नहीं, तो V को इस साइड भेज दिया। अच्छा ओके सर। V को मैंने सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया और कुछ नहीं किया। देखो ओके ओके सर। चलेगा? यस सर। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन, हमारा अल्टीमेटली टारगेट तो याद है ना आपको? एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड वेक्टर V। डेल्टा V का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा T होगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको पता है, क्या करना पड़ेगा आपको? लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी। अब फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 आई कैन से व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, क्या मिला मुझे? V by R मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर। परफेक्ट। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी बाई आर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी तो है ही। तो फ्रेंड्स अब ये v बाय आर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाओगे, यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे तो आपको पता है कि डेल्टा डेल्टा विल गेट कन्वर्टेड इनटू द dx upon dt। तो कैन आई से इट इज अ dr by dt? Yes, sir. Yes, सर sir। Friends, सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर V अपॉन R वाला पता नहीं चला। कौन सा? ये स्टेप? हाँ ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा वी का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा वी का वैल्यू क्या है? V अपॉन R नहीं, V upon R into delta. इंटू डेल्टा। Magnitude of यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके, ओके सर। तो डेल्टा वी के बदले वी अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी तो है ही। एग्जैक्टली ओके सर। यस सर। सर यहाँ पे V upon R कांस्टेंट है। हाँ, v अपॉन आर, v स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड को रेडियस भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, रेडियस भी फिक्स्ड ही है थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, उसका रेडियस फिक्स्ड ही रहने वाला है, उसका स्पीड भी फिक्स्ड है, तो स्पीड एंड रेडियस दोनों फिक्स ही है। ओके, ओके तो v Yes. आर जो है ना वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा लिमिट में से। एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूं अभी, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी। बट फ्रेंड्स ये डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, तो ये लिमिट जब लगती है तो वो डेल्टा डेल्टा क्या हो जाता है? dr अपॉन dt। अब ये dr upon डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता है मुझे? dr बाय dt तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? V. ये तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v बाई आर इंटू वी। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? v स्क्वायर अपॉन r। Square by R. फाइनली वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, ये मैंने ये c इसलिए लिखा बिकॉज ये टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये फॉर्मुलेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हुआ। तो फाइनली हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट है बट उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते बिकॉज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो अब मैंने थोड़ा सोचा कि भाई ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन तो लगता ही है, एक्सेलरेशन तो है ही बिकॉज वेलोसिटी का कुछ तो चेंज हो रहा है। अब ये एक्सेलरेटेड तो मोशन है ही, तो मुझे अब क्या करना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है। तो मुझे पता है कि भाई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी से निकलेगा। तो मैंने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने का ट्राई किया। तो कॉमन सेंस ऐसी थी कि अगर आर के परपेंडिकुलर वी है, आर डैश का परपेंडिकुलर वी डैश है, आर डैश का परपेंडिकुलर वी डैश है, तो फिर डेल्टा आर का परपेंडिकुलर जो है वो डेल्टा वी होना चाहिए। बट वो मैंने डेल्टा आर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ट्राई किया तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे गया? ये डेल्टा आर का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ट्राई किया तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे गया फ्रेंड्स? टुवर्ड्स द सेंटर। Center में. सेंटर। इसके वजह से मुझे पता चल गया कि ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसीलिए की वजह से उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया कि फिगर का डिस्क्रिप्शन किया, उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है ना वो मैंने बता दिया। फिर मैंने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया कि दो ट्राइंगल को एनालॉगस ट्राइंगल बना दिया और फिर मैंने उन दोनों ट्राइंगल के रेशियो को फाइंड, दो साइड के रेशियो के द्वारा मैंने डेल्टा वी को फाइंड किया मैग्नीट्यूड, और उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, लिमिट लगाया, तो मुझे पता चला कि वो जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो v स्क्वायर बाई आर होता है। अब ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, देखो स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट हम इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते हैं। भले ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसको मैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोल सकता हूं। पूछो क्यों?
क्यों? क्यों? डायरेक्शन हाँ, ये जो एक्सेलरेशन होगा ना वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा। मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर। बट जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर मतलब ये होगा। तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नो डाउट टुवर्ड्स द सेंटर है, बट वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, बट उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, बट उसका जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो तो कंटिन्यूसली चेंज, कभी वो एक्स डायरेक्शन में है, कभी वो वाई डायरेक्शन में है। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेरी हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेदर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट। तो भैया एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कांस्टेंट तभी बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वेराई नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट उसका भी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली वेराई हो रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। चलो, क्या ये बात है फ्रेंड्स? सर हाँ, बोलो। सर ये सर्कल वाली फिगर वापस समझो ना, पता नहीं चला कौन एक्सेलरेशन सा फिगर? ये अभी जो आपने डिस्कस किया वो लास्ट एक्सेलरेशन। में जो ड्रॉ किया वो? हाँ, एक्सेलरेशन और वो हाँ, velocity तो का। मैंने क्या किया कि एवरी टाइम जब पार्टिकल पॉइंट ए पे था तो उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, फिर पार्टिकल बी पे आया घूमते घूमते तो उसका वेलोसिटी उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वापस से टुवर्ड्स द सेंटर। पार्टिकल सी पे आया तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर वंस अगेन। तो पार्टिकल डी पे आया तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वापस से टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये एवरी टाइम जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर तो है, बट उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये कभी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, कभी नीचे की साइड, कभी राइट साइड, कभी ऊपर की साइड। मतलब मैं आपको जस्ट ये फिगर के द्वारा इतना ही समझाना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो टुवर्ड सेंटर है बट चेंज हो रहा है। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर मतलब हाँ बोलो। एक्सेलरेशन कोई कोई एक इंस्टेंट पर तो कांस्टेंट होगा ना? हाँ, वो कोई एक इंस्टेंट पे देखो, हेलो सर, आवाज आई? देखो मेरी बात सुनो भाई, कोई कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे तो वो वही होगा ना, उसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। कांस्टेंट किसको बोल सकते हैं? जो टाइम के साथ वेराई नहीं होता है। टाइम के साथ या पोजीशन के साथ वेराई नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कोई एक इंस्टेंस पे तो कोई भी कांस्टेंट ही होती है ना, उसको थोड़ी ना कांस्टेंट बोल सकते हैं। कोई एक इंस्टेंट में तो जो है वो तो उसका तो कोई एक ही चीज होगा ना, कोई एक इंस्टेंट पे तो। बट वो टाइम, वो तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ना सर, क्या बोल रहे हो? फिर वो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। वो तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ना। तो वो तो जो इंस्टेंस पे है वो तो जो इंस्टेंस पे वो तो वो फिक्स ही रहेगा। बट कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कि जो टाइम के साथ वेराई नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है v²/r, उसका मैग्नीट्यूड v²/r कांस्टेंट है, बट हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर तो कंक्लूजन इज, एक मिनट मेरी बात सुन लो। तो कंक्लूजन इज दैट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है एंड एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v²/r भी, मैग्नीट्यूड दोनों का कांस्टेंट है। बताओ, बोलो क्या पूछना चाहते हो? सर ये अभी जो आपने ये कांस्टेंट और ये जो अभी लास्ट में समझाया वो हमको शो करना है कि सिर्फ आपने सिर्फ हमको ही समझाने के लिए नहीं, किया? वो शो करना है ना, पूरा बताना, लिखना है आपको जो मैं दिखाऊँ आपको। मैं ओके। आपको ये दिखा, पूरा लिखा हुआ है, देखो लास्ट में वो भी चीज लिखा हुआ है। तो ये पूरा डिराइवेशन करने के बाद देखो ये लिखा ना, thus the acceleration of the object moving with the speed v in the circular motion circular of the radius r has a magnitude v²/r and always direction towards the center. The magnitude of the centripetal acceleration is constant. However,
However, the direction changes pointing always towards the center. Therefore, the centripetal acceleration is not a constant vector. वो constant vector नहीं है. सर मतलब फिगर करके बताना है कि ऐसे ही फिगर नहीं वर्ड्स ड्रॉ में? करो चलेगा, वो तो मैंने आपके लिए दिखाया था. फिगर नहीं ड्रॉ करो चलेगा. ओके, Is it okay? यस सर। Yes. तो क्या ये पूरा थ्योरी एक 4 मार्कर क्वेश्चन है? क्या वो पूरा समझ में आया आपको? कैसे याद रखना है देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखाता हूँ. सबसे पहले क्या करना है, उसमें दो अलग अलग पॉइंट P एंड P डैश लेना है और वहां पे R डैश V डैश आपको शो करना है. नंबर 1 फिगर, पहले डेफिनेशन लिखना है, फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखना है, बताना है कि भाई R V is perpendicular to V dash, sorry, V is perpendicular to R, V dash is perpendicular to R dash. That's why delta V must be perpendicular to delta R. And from the figure, if we find the direction of delta V, it is found out to be towards the center. मतलब acceleration towards the center है, वो आपको शो करना है. तो पहले पूरा थ्योरी लिखना है और acceleration का direction towards the center है ऐसा प्रूव करना है. उसके बाद हम फॉर्मुलेशंस करेंगे. उसके बाद दो ट्राइंगल लेंगे, वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है ऐसा शो करेंगे और दोनों के साइड का मतलब डेल्टा वी फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में उसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. और लास्ट में आपको शो करना है कि भाई ये एक्सेलरेशन भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई वो एक्सेलरेशन भी हम उसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं. तो ये क्या पूरा चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। सर ये नीचे वाली फिगर कैसे बनाई सर? वो ये बीच वाला फिगर आपको नहीं ड्रॉ करना है. ये सेकंड फिगर आप वो नहीं you need to draw only the first and last figure. इसको करने की जरूरत सर, नहीं. वो नहीं, वो नीचे वो अलग से आपने बताया है ना, वो हाँ, हाँ. छोटी फिगर, वो पता नहीं चला, एक बार फिर से समझा. कौन सा फिगर बताओ, कौन सा फिगर? सर ये जो परपेंडिकुलर बनाया है ना आपने, आज देखो सिंपल सी चीज है. अरे सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है और वेलोसिटी जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? वेलोसिटी ऑलवेज, टेंजेंशियल। हाँ, तो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल होता है. तो वेलोसिटी अलग अलग जगह पे, ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर मोशन कर रहा है और सपोज कि उसका सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता जाएगा. और ये सारे मैंने कौन से वेक्टर ड्रॉ किए? टेंजेंसी, मतलब ये कौन से वेक्टर मैंने ड्रॉ किए? उसके वेलोसिटी. वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किए. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. यस सर। और हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया हुआ है. क्या प्रूव किया है? कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन से तरफ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो फिर टुवर्ड्स द सेंटर बनाना पड़ेगा ना आपको, तो टुवर्ड्स द सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा ना आपको. तो करो वेक्टर ड्रॉ टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर ये हुआ, देखो यहाँ से टुवर्ड्स द सेंटर ड्रॉ करोगे तो ये होगा, यहाँ से टुवर्ड्स द सेंटर ड्रॉ करोगे तो ये होगा और यहाँ से टुवर्ड्स द सेंटर ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर होगा. तो इसमें क्या दिक्कत है? तो ये सारे वेक्टर्स मैंने कौन से ड्रॉ किए? सर ये Velocity. नहीं है बोलो. सर, ये छोटी फिगर नहीं है, ये ए फिगर है ना, इसमें ए नंबर. इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ इसकी बात कर रहे हो? हाँ, बस ये सर, ये सर, ये अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं आपका. मैं समझ गया पूरा, मैं समझाऊँ आपको, क्लियर करता हूँ मैं आपका. एक मिनट दो, एक मिनट दो. ओके, देखो अब क्या करना है आपको, मैं आपको बताऊं. देखो अब आपको करना क्या है कि ये जो वेक्टर v है ना, इसको उठा के, ये जो वेक्टर v है, ये देखा आपने वेक्टर v? अलग कलर लेता हूं. यस सर. तो आपको क्या करना है कि यहाँ से सेंटर से डॉट 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 करके एक लाइन ड्रॉ करना है. ओके, अब यस वेक्टर सर. ना वो यहाँ से उठा के आपको उसको यहाँ पे रखना है. ये वेक्टर v हो गया. अब ये जो वेक्टर v डैश है तो उसको वहां से उठा के आपको
वहां से उठा के आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हो गया आपका वेक्टर वी डैश, देखो खत्म। इसको यहाँ पे, यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, सेम डायरेक्शन में। ओके। यस सर। और ये आपको सेंटर से डॉट 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 लाइन के तरफ ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेल्टा भी है ना, वो टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर टू डेल्टा हो ही जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और वही चीज यहाँ पे वो सेकंड फिगर में भी वही चीज किया हुआ है, सेकंड में भी वही किया है, तो वो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। सेकंड फिगर में भी वही चीज बताया हुआ है, बट उसमें पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सीधा, मतलब ये पॉइंट को यहाँ पे लिया हुआ है, पी एंड पी डैश के पोजीशन चेंज किए हुए हैं। तो ये उस वही चीज है वापस से, तो वो करने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस सर। समझ में आया ये छोटी फिगर कैसे ड्रॉ करना है? यस सर। सर आपकी फिगर ड्रॉ कर दे तो नहीं चलेगा? मैंने वही किया है, मैंने खाली ये सर्कुलर पार्ट बताया नहीं है, वो यही का वही। अब देखो ध्यान से, वो मैंने वही किया है, खाली वो सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ है, बाकी वही का वही है। देखो मतलब सर आपने मतलब ऑल इन वन कर दिया, मतलब कि सिर्फ आपने वो मतलब फिगर ए ड्रॉ की है कि फिगर बी भी? मैंने ये दोनों सेम टू सेम फिगर मैंने ड्रॉ किया था, मैं आपको बताऊं, देखो अब कहाँ से बताऊं, जस्ट मिनट। अरे वही तो फिगर मैंने ड्रॉ किया था, कुछ और कुछ भी नहीं किया था, खाली सर्कल पूरा कंप्लीट किया था। देखो मैंने क्या किया, वही तो फिगर ड्रॉ किया है, ये छोटी वाली फिगर, एक बाजू में बड़ी फिगर, और पूरा सर्कल मैंने कंप्लीट किया था और कुछ नहीं। तो वहां पे जो था वो सर्कल नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट है, देखो वही का वही है, ये आर है, ये आर डैश है, वी है, वी डैश है, डेल्टा आर है, थीटा एंगल है। तो वही चीज तो किया हुआ है, यहाँ पे आर है, वी है, आर डैश है, वी डैश है, डेल्टा आर है, और ये वी डैश वी डेल्टा वी सेम टू सेम तो है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें नोट्स में ए और बी दोनों फिगर ड्रॉ की है, तो मतलब आपने एक में ड्रॉ कर दिया तो वैसा चलेगा मैं ना? ऐसा बोला हूँ कि ये बी फिगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अच्छा ओके। वो दोनों सेम ही है, ये ए फिगर एंड दोनों दोनों फिगर सेम ही है। ओके सर। ठीक। अब कम टू द, तो फाइनली फ्रेंड्स आपको ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। तो द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ वी स्क्वायर बाई आर। तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुन लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाइड होगा, और वो जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी स्क्वायर बाई आर है। तो अगर कोई आपको ऐसा बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, ये एक्सेलरेशन तो मुझे मिल गया वी स्क्वायर बाई आर, बट अगर कोई ऐसा अरे वाह। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस यस सर। सर। यस सर। शायद कहीं ना कहीं Yes, पे sir. आपने ये सुना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, ऐसा कहीं ना कहीं पे सुना होगा, आई डोंट नो, बट ये अभी आपको प्रूव हो गया कि सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाय आर होता है। यस सर। चलो अब एक और चीज है, अब मैं है ना ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एंड एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में प्रूव करूंगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एंड एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर। यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिगर आपके सहूलियत के खातिर है, फिगर ड्रॉ करो तो ठीक है। ये सेकंड फिगर, मतलब यहाँ पे सेकंड फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये छोटी वाली, ये सिंपल जो मेन फिगर है उसको ड्रॉ कर लो, ये कैंसल, बस खत्म। चलो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? वी वांट्स टू डिराइव दी
of the centripetal acceleration in the form of angular velocity and in the form of frequency f. तो मुझे क्या करना है भैया कि जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो एंगुलर वेलोसिटी के फ्रीक्वेंसी। हाँ एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं है ना वो जो मुझे जो फॉर्मूला मिला वो मैं लिख लेता हूँ। तो मुझे पता है कि इन द सर्कुलर मोशन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? स्क्वायर बाय वेरी गुड। तो ये आपको पता है कि v स्क्वायर बाई आर है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब पार्टिकल p से p डैश पे जाता है तो आप देख सकते हो कि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एंगल कितना बनता है, देखो तो फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा थीटा। एंगल कितना ट्रेवल हो रहा है, तो देखो यहां से स्टार्ट करके यहां पे पहुंचता है तो एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा थीटा बन रहा है। तो क्या ये पता चला आपको फिगर के ऊपर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है? यस सर। यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। ओके फाइन। नाउ आपको ये पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, तो कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि भाई एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हियर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू, कैन आई से आर्क पीपी डैश, मतलब पी से स्टार्ट करके उसने पी डैश तक पहुंचा तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। अब क्या आपको ये पता है कि आर्क इज इक्वल्स टू एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस? यस सर। अब जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो एंगल यहाँ पे डेल्टा थीटा है। आर्क जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट, हाँ आर्क पीपी डैश जो है वो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और अपॉन रेडियस मतलब कैपिटल आर। क्या ये चीज बराबर है फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अब एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू total डेल्टा distance डिस्टेंस upon अपॉन time. टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस जो है वो कितना है फ्रेंड्स, पीपी डैश यहाँ पे देख के बताओ डिस्टेंस क्या है, R into theta. तो आर इंटू डेल्टा थीटा लिखना चाहिए मुझे, यस सर। Yes. यस अपॉन डेल्टा टी। यस सर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. यस। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो आप क्या करोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। Limit. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो जाएगा फ्रेंड्स। Yes, sir. यस सर। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, ये तो स्पीड है। आर डी थीटा अपॉन डी टी। नहीं, यहाँ पे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी होगा। डी थीटा बाई डी टी। ओके फाइन। अब यहाँ पे आर बाहर आ जाएगा और डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। यस सर। यस सर। फ्रेंड्स ये जो है वो v इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, R omega. आर ओमेगा। दैट्स इट। तो अब हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वहां पे मैं v के बदले क्या लिख सकता हूँ, R omega. आर ओमेगा।
तो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। तो फाइनली फ्रेंड्स वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। मतलब ओमेगा के फॉर्म में मुझे लाना है, तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में मुझे लाना था, तो वो हो गया, काम खत्म। ओके। अब यस सर। अब ये केस नंबर 1 खत्म। अब केस नंबर 2। अब मुझे जो ये जो एक्सप्रेशन है उसका फॉर्मूला किसके फॉर्म में लाना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। चलो यस सर। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर एक कंप्लीट सर्कल होगा, एक कंप्लीट सर्कल खत्म होगा, अगर एक कंप्लीट सर्कल होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और 2 पाई आर। एक डिस्टेंस, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगता है? जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इसी को पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रोटेशन, जस्ट एक रोटेशन के बारे में सोचा। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो 2 पाई आर होगा, और जो टाइम लगेगा वो कैपिटल टी, मतलब पीरियोडिक टाइम जितना लगेगा। बट फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये 1/t तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। वो तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है ना फ्रेंड्स। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। वापस से हम क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, वहां पे v के बदले क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई आर। का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। फॉर्मूला सर क्या? वो सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर से फिर से समझोगे केस 2 से। हाँ, तो देखो केस 2 में क्या होता है कि स्पीड क्या होता है, तो कि भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने क्या किया कि एक रोटेशन के बारे में सोचा, तो एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है? 2 पाई आर। हाँ, और टाइम जो लगता है उसी को पीरियोडिक टाइम टी बोलते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू हाँ। पीरियोडिक टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। बस खत्म बात। एंड 1/t को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1/t इज इक्वल टू एफ लिख दिया मैंने, और वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने एक्सेलरेशन पे। तो ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ गया आंसर एक्सेलरेशन का। इज दैट क्लियर टू यू? यस। यस सर। तो फ्रेंड्स, कंपल्सरीली आप आज का जो काम है वो आपको आज ही के दिन में खत्म करना है। ये थोड़ा नया टॉपिक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आज के दिन में ही इसको रिफर करना पड़ेगा, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो थोड़ा नया सा है इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, किसी ने ऐसा पूछा है कि क्या हम डायमेंशनल फॉर्मूला से इसको प्रूव कर सकते हैं? तो नहीं करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये मेथड से ही करना पड़ेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला से यहाँ पे नहीं कर सकते हैं आप, अगर एग्जाम में आपको पूछते तो इसी मेथड से करना पड़ेगा। ओके। ओके। तो सर फ्रेंड्स, से हाँ बोलो। सर सिर्फ वो पता नहीं चला कि 1/t कैसे हुआ। अरे अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं है ना एक रोटेशन के बारे में सोचता हूँ। तो अगर एक रोटेशन में लेता हूँ तो डिस्टेंस कितना लगेगा और टाइम कितना लगेगा वो आपको लिखवाना है मुझे। तो एक रोटेशन खत्म होता है तो डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई और आर। टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक रोटेशन खत्म करने के लिए जो टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो वही लिखा, हाँ। खत्म बात। तो उसमें क्या हुआ? नहीं सर, बाद इसके बाद का स्टेप 1/t कहाँ से आया? तो वो 1/, पीरियोडिक टाइम तो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है वही तो। ओके सर। 2 पाई आर इंटू 1/t। अब 1/t के बदले तो हम एफ लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर इंटू एफ। इज इट ओके? ये सर आपने v क्यों कर दिया? अरे वी कहाँ पे, मैंने कहाँ पे वी किया है? कहाँ पे वी किया है मैंने? सर वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के नीचे। क्या वी कहाँ पे देख रहे हो आप? ये स्पीड सर ये मतलब, वेलोसिटी। स्पीड तो वी होगा ना। तो क्या प्रॉब्लम है? डिस्टेंस, स्पीड के बदले वी लिखा, डिस्टेंस के बदले डिस्टेंस लिखा, टाइम के बदले मैंने टाइम लिखा, तो क्या दिक्कत है? ओके। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड तो वी है। अब डिस्टेंस 2 पाई आर, टाइम इंटरवल टी है।
1/df है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। ओके सर। और जो v का जो फॉर्मूला मिला, अब जो ये जो v का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मैं कहाँ पे रखूंगा, वो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन में रख दूंगा, फॉर्मूला मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, वो JEE नीट में है, तो उसका कुछ कंसेप्ट मैं आपको लिखाऊंगा, उसका कुछ कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट JEE नीट में आता है, तो उसका कंसेप्ट मैं आपको रेगुलर लेक्चर में ही समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसका होमवर्क आपको आज के दिन में ही कर लो तो बहुत ही अच्छा है। तो थ्योरी में हमने कौन सा, एक 36 एंड 37 दो थ्योरी मैंने डिस्कस किया, एंड एक आध 2-3 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। बट आज का लेक्चर फ्रेंड्स कंपल्सरीली आज के दिन पे ही कर लो। आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू। सर होमवर्क ट्वाइस बाय करना है? बाय सर। हाँ, होमवर्क्स क्या बोल रहे हो? होमवर्क सर ये 36 37 और न्यूमेरिकल्स जो 2-3 है वो ट्वाइस करना है। सब कुछ ट्वाइस। ओके सर। ओके, बाय ओके, बाय। बाय सर। बाय।